हेलो दोस्तों, मैं नैन्सी फोगाट स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल मेंटर नैन्सी फोगाट में। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है पिंडदान। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। रंजन की गुड़गांव में नौकरी लगी थी। जब यहाँ आने की सोच रहा था तो उसकी माँ ने बताया कि वहाँ उनका पुराना फ्लैट है, उसमें रह लेना। उसे आश्चर्य हुआ ये जानकर कि उनका गुड़गांव में भी एक फ्लैट है जिसका उसे पता ही नहीं था। न कभी वहां गया, न कभी जिक्र सुना। खैर, वो चाबी और पता लेकर गुड़गांव पहुंच गया। जब फ्लैट खोला तो उसमें एक अजीब सी गंध फैली हुई थी। शायद काफी सालों से बंद रहने की वजह से ऐसा था। दीवारों पर जलने के काले निशान थे। उसने साफ सफाई और रंग पेंट करवाया तो घर नया दिखने लगा। शाम को ऑफिस खत्म होते ही जब भी काम संभालने जाता तो उसे सोसाइटी पार्क में हमेशा एक बूढ़ा आदमी मिलता जो बहुत सारी रंग बिरंगी मालाएं, अंगूठी, रुद्राक्ष पहने रहता। उसके बिखरे बाल, मैले कुचैले कपड़े, सड़े हुए दांत, उसे देखकर लगता था शायद कोई पागल आदमी है। जब उसने पहली बार फ्लैट का दरवाजा खोला, उस दिन वो पागल दिखने वाला आदमी जोर से चिल्लाया था, मत खोल इसे वरना अपनी हंसती खेलती जिंदगी उजाड़ लेगा। उसके बाद तो रंजन जब भी वहां जाता ये रोज की बात हो गई। उसे पागल समझकर रंजन ने उसकी बात की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया और 1 महीने बाद जब घर तैयार होने पर अपना सामान लेकर गुड़गांव आ गया। अकेले रहने खाने में दिक्कत ना हो इसलिए माँ ने सौम्या को भी उसके साथ भेज दिया था, वरना वो तो चाहता था सौम्या माँ के पास रहे और वो हर वीकेंड घर आता रहेगा। वहां वो ऑफिस चला जाएगा तो सौम्या दिन भर अकेले बोर होगी। पर माँ के कहने पर सौम्या भी उसके साथ आ गई थी। सौम्या को भी अपना छोटा सा आशियाना पसंद आया था और उसने धीरे धीरे सामान निकालकर जमाना शुरू कर दिया। एक दिन जब रंजन ऑफिस से घर आया तो सौम्या कुछ परेशान सी दिखी। पूछने पर उसने बताया कि आज जब उसने दीवार पर मम्मी पापा की फोटो लगाई तो उसके साथ एक अजीब सी घटना हुई। वह तस्वीर लगाकर दूसरे कमरे में गई तो जोर से कांच टूटने की आवाज हुई। बाहर जाकर देखा तो हॉल में तस्वीर टूटी हुई थी। रंजन ने कहा, इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है, ठीक से नहीं लगी होगी तो गिर गई होगी। तुम चिंता मत करो, मैं कल नया फ्रेम ले आऊंगा। सौम्या ने कहा कि उसे फ्रेम की चिंता नहीं है, पर तस्वीर जिस दीवार पर लगी हुई थी उससे काफी दूर गिरी हुई थी, जैसे किसी ने जोर से दूर फेंक कर तोड़ा हो। रंजन बोला, अरे बाबा, तो हवा का तेज झोंका आया होगा, किसी पर्दे वर्दे में उलझकर दूर गिर गई होगी। सौम्या को भी लगा हो सकता हो ऐसा ही हुआ हो, वो बिना वजह इतनी परेशान घूम रही है। उसने खाना लगा दिया और खाना वाना खाकर दोनों सोने चले गए। सौम्या ने महसूस किया कि एक अजीब सी दुर्गंध आनी शुरू हो गई। धीरे धीरे गंध की तीव्रता बढ़ती जा रही थी। उसके कानों में एक आवाज पड़ने लगी। कोई औरत एक धुन गुनगुना रही थी, भीरी री 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 री। धीरे धीरे सौम्या को अपने सीने पर दबाव महसूस हुआ। कोई उसका गला दबा रहा था। सौम्या चाहकर भी हिल नहीं पा रही थी। सौम्या ने आंखें खोली तो उसके ऊपर एक बहुत ही भयानक चेहरे वाली औरत बैठी हुई थी, जिसका पूरा शरीर जला हुआ था और उसके शरीर से भयानक दुर्गंध आ रही थी। सौम्या उसका चेहरा देखते ही जोर से चिल्ला दी। सौम्या की चीख से रंजन की नींद टूट गई और उसने जल्दी से लाइट ऑन करी। हिलाकर सौम्या को जगाया और पूछा, क्या हुआ सौम्या? घबराई हुई सौम्या ने जब सामने रंजन को देखा तो रोते हुए उसके सीने से लग गई। 2 मिनट के सब्र के बाद सौम्या बोली, शुक्र है ये एक सपना था। रंजन ने उसे पानी पिलाकर सो जाने को कहा। सौम्या ने लाइट ऑन रखने को कहा और फिर रंजन को कसकर पकड़कर सो गई। पर उस दिन के बाद डरावने सपने आना रोज का काम हो गया। सौम्या को उस दुर्गंध से डर लगने लगा था। दिन में भी उसे यहाँ वहाँ वैसी दुर्गंध का झोंका आता और फिर कोई तस्वीर, गिलास या फिर खिड़की का कांच टूट जाता। उस पागल आदमी की बात उसके दिमाग में घूमती रहती। रंजन भी ऑफिस से थककर घर आता और घर में सौम्या को परेशान देखकर दुखी हो जाता। उसने अपने दोस्त से ये सब साझा किया तो उसके दोस्त ने कहा, वो दिन भर ऑफिस में रहता है
तो उसकी पत्नी घर में अकेली छूट जाती है। नया शहर है, कोई बात करने वाला भी नहीं है, करने को भी कुछ ज़्यादा नहीं होता, तो हो सकता है उसे कोई मानसिक परेशानी हो। उसे एक बार मनोचिकित्सक को दिखा लेना चाहिए। उसे भी अपने दोस्त की बात सही लगी और वो सौम्या को लेकर साइकेट्रिस्ट से मिलने चला गया। काउंसलिंग से आते हुए सौम्या को थोड़ा अच्छा महसूस हो रहा था, लेकिन जैसे ही वो सोसाइटी कंपाउंड में पहुंची, वो पागल दिखने वाला आदमी फिर चिल्लाया, जला देगी, वो सब जला देगी, कुछ काम नहीं आएगा, कोई दवाई असर नहीं करेगी। सौम्या फिर से घबरा गई। रंजन ने उसे जैसे तैसे शांत कराया और घर लेकर आया। अब तो सौम्या को भी जब भी वो दुर्गंध आती उसको उल्टी आ जाती। उस रात भी सौम्या ने सपने में वही औरत देखी, वही डरावना चेहरा, वही गंध और वही आवाज, भीरी। सौम्या ने आज डरकर आंखें नहीं खोली, बल्कि सामना करने की सोची और पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? ये सुनते ही वो औरत गुस्से में घुर्राने लगी। उसके शरीर से धुआं उठने लगा, पूरा शरीर अंगार बन गया। उसने सौम्या का हाथ पकड़ा तो सौम्या को तपत महसूस हुई और उसका हाथ भी जलने लगा। सौम्या अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है, पर वो चाहकर भी हिल नहीं पा रही। तभी दरवाजे की घंटी बजी। रात के 2:30 बजे थे। सौम्या और रंजन दोनों की आंख खुल गई। रंजन ने बाहर जाकर देखा तो बाहर कोई नहीं था। वापिस कमरे में आया तो देखा सौम्या घबराई बेड के एक कोने में बैठी हिल रही थी। उसने अपने हाथ सामने तकिए पर रख रखे थे। रंजन ने उसे झकझोरा तो सौम्या रो पड़ी। रंजन, ये कोई सपना या वहम नहीं है, और उसने अपने दोनों हाथ आगे कर दिए। सौम्या के हाथ देखकर रंजन भी घबरा गया, क्योंकि उसके हाथ पर उंगलियों के निशान थे। उन निशान की जगह पूरी खाल जलकर छाले हो गए थे। रंजन ने जल्दी से सौम्या को उठाया और बिना सोचे समझे घर से बाहर भागा और नीचे कंपाउंड में आ गया। रंजन और सौम्या पसीने से तरबतर हो रहे थे। घबराए हुए इधर उधर देखते हुए सोच रहे थे कि अब इस वक्त कहाँ जाया जाए। तभी उनके पीछे एक जोर की हंसी की आवाज़ सुनाई दी। सौम्या और रंजन एक साथ चिल्लाए और जल्दी से पीछे घूमे। वहां ढेर सारी मालाएं, ताबीज पहने वही आदमी खड़ा हुआ था। बोला, मैंने कहा था ना, वो सब जला देगी, कोई दवा काम नहीं आएगी। सौम्या रंजन को अब उसकी कही बात पर यकीन हो रहा था। भागकर उसके पास पहुंचे और पूछा, आप कौन हो? आपको कैसे पता? और अगर दवा काम नहीं आएगी तो क्या काम आएगा? वो बोला, मेरा नाम प्रवीण है, मैं भी उसका शिकार हुआ हूँ। आओ मेरे साथ आओ, जल्दी यहाँ से चलो। और वो पीछे मुड़कर तेज कदमों से चल दिया। सौम्या और रंजन भी उसके पीछे पीछे चल दिए। जिसे पागल समझकर कल तक डर रहे थे, इस वक्त वही उन्हें सबसे सुरक्षित नजर आ रहा था। अंधेरी गलियों से होते हुए वो एक कुटिया के पास जा पहुंचे। उसके अंदर से धीमी लाइट आ रही थी। दरवाजे पर नींबू, मिर्च, धागे और भी न जाने क्या क्या बंधा हुआ था। उसने उन्हें वहीं रुकने को कहा और अंदर जाकर एक लोटे में पानी ले आया। उसे सौम्या और रंजन पर छिड़का और फिर अंदर चलने को कहा। अंदर जाकर देखा, वहां बिस्तर पर एक अपाहिज लड़का सोया हुआ था। प्रवीण ने बताया, ये उसका बेटा है, उसकी ये हालत उसी डरावनी औरत ने करी है। रंजन ने पूछा, लेकिन वो है कौन? प्रवीण ने कहा, वो भी नहीं जानता वो औरत कौन है, बल्कि वो तो खुद जानना चाहता है कि वो कौन है, ताकि उसे मुक्ति दिला सके और अपने बेटे को ठीक कर सके। 7 साल पहले जब वो यहाँ रहने आया, तो एक दिन एक औरत भागती हुई उसके पास आई। उसका अपने पति से झगड़ा हो गया था और वो अपने बेटे को लेकर जा रहा था। वो चाहती थी कि मैं उसके बेटे को जाने से रोकूं, पर मैं यहाँ नया आया था, किसी को जानता भी नहीं था। फिर भी मैं उसे अबला समझकर उसके साथ चला गया। वहां गया तो पता चला वो औरत खुद को और अपने बेटे को मारना चाह रही थी, इसलिए उसका पति उसे अपने साथ लेकर जा रहा था। मैं कुछ नहीं कर सका और वहां से वापस आ गया। दूसरे दिन पता चला उस औरत ने आत्महत्या कर ली। वो बच्चा और आदमी कहाँ गए, किसी को कुछ नहीं पता। यहाँ आस पड़ोस के लोगों की भी उनसे कम ही पहचान थी।
पुलिस केस भी हुआ था, पर बाद में उस केस का भी क्या हुआ कोई नहीं जानता। धीरे धीरे वो औरत मेरे बेटे और पत्नी के सपनों में आने लगी। मैंने उसे इनका वहम समझा और कुछ नहीं किया। जब मैंने अपनी पत्नी को खो दिया तब समझ आया कि ये उनका वहम नहीं था। बेटे को लेकर यहाँ आ गया, पूजा पाठ कराया तो इसकी जान तो बच गई, पर बिस्तर पर आन पड़ा। उसके बाद उसका भी यही मकसद है कि किसी तरह उसकी मुक्ति हो और अपने बच्चे को बचा पाऊं। तुम इस घर में आए हो, तुमने ही किससे खरीदा? अगर उसके बारे में जान सको तो कुछ किया जा सकता है। वो रात उन्होंने बैठकर बिताई और सुबह होते ही सौम्या रंजन अपने गांव के लिए निकल गए। रास्ते भर रंजन सोचते हुए अपने अतीत में चला गया। रंजन के पिताजी सूर्यभान का सपना था कि अपने परिवार के लिए एक बड़ा घर बनाए, उनके पास बहुत पैसे हों, गाड़ी हो, सारा सुख सुविधा का सामान हो। सूर्यभान ने गांव से चने लेकर शहर में बेचने का व्यापार शुरू कर दिया। व्यापार अच्छा हो रहा था, पर उसकी भूख इस मुनाफे से कहीं ज्यादा थी। और फिर रंजन के आने के कुछ दिन बाद ही उसे बड़ा घाटा हुआ और वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठा। सूर्यभान की पत्नी ने उसे और बच्चों को बहुत संभालने की कोशिश करी, पर सूर्यभान ने आत्महत्या कर ली। तब से उनकी मां सरला ने ही रंजन और उसकी बहन रजनी को पाल पोस कर बड़ा किया था। पर गांव में लोग कहते हैं कि रंजन उनका अपना बेटा नहीं है, बल्कि व्यापार करने गए तो सूर्यभान को अकेला परेशान यतीम बच्चा मिला था, जिसे सूर्यभान ने गोद ले लिया था। पर जब भी रंजन इस बारे में अपनी माँ से पूछता तो या तो वो उसे डांट देती या फिर कहने लगती, तुझे अपनी माँ से प्यार नहीं है जो दूसरी माँ का बेटा बनना चाहता है, जो ये सब पूछ रहा है। रंजन अपनी माँ को रोते हुए नहीं देख पाता और कान पकड़कर कहता, इस बार माफ कर दो, दोबारा कभी नहीं पूछूंगा। पर यह जिज्ञासा उनके मन में हमेशा रहती कि क्या बात है जो उसके दोस्त उसे कहते हैं वो सच है, या फिर उसकी माँ सच कह रही है कि वो उनका ही बेटा है। कहीं दोस्त उसका मजाक उड़ाने के चक्कर में झूठ तो नहीं कहते। और फिर बात आई गई हो जाती। धीरे धीरे रंजन बड़ा होता गया और ये बातें पीछे छूटती चली गई। वो अब शादीशुदा है, नौकरी है, लेकिन आज सालों बाद उसके सामने वही सवाल फिर से आकर खड़ा हो गया था। कहीं सच में तो ऐसा नहीं कि वो ही? रंजन ने अपने विचारों को झटक दिया। अपने पास बैठी सौम्या को देखा। वो उसके कंधे पर सिर रखकर सुकून से सो रही थी। रंजन को उसे देखकर दया आई कि पता नहीं बेचारी सौम्या कब से चैन से नहीं सो पाई है, जिसके विचार भर से वो इतना घबराया हुआ है। सौम्या तो जाने कब से उस साये को बर्दाश्त कर रही है, और ऊपर से वो इसे सौम्या का वहम बताकर उसे नकारता रहा था। लेकिन अब बहुत हो गया, वो सब ठीक करके ही रहेगा। अपनी सौम्या को और तकलीफ बर्दाश्त करने नहीं देगा। गांव में पहुंचकर उसने अपनी माँ को सब बात बताई और उससे पूछा कि क्या वो जानती हैं वो औरत कौन है। सरला के चेहरे का रंग फीका पड़ गया। उसने ऐलान कर दिया कि अब वो शहर वापस नहीं जाएंगे और वहीं गांव में उनके साथ रहेंगे, और उठकर चल दी। रंजन ने अपनी माँ का हाथ पकड़ा। नहीं माँ, ये कोई समाधान नहीं है। मैं जानता हूँ आप सच जानती हैं, और आज आपको सच बताना ही पड़ेगा। सरला ने नकली गुस्से में कहा, क्या सच बताऊं? कोई सच नहीं है। तुम लोग अब वापस शहर नहीं जा रहे, बस यही सच है। पर माँ परवीन और उनके बेटे का क्या होगा? आपको मेरा वास्ता, मुझे सब सच बताइए। सरला ने बोलना शुरू किया। तुम्हारे पिता काम के सिलसिले में शहर जाते रहते थे। वहां उनकी मुलाकात एक लक्ष्मी नाम की औरत से हुई। लक्ष्मी बेहद सुंदर थी। उसे सूर्यभान से लगाव हो गया और उन दोनों ने वहां शादी कर ली। लेकिन लक्ष्मी को ये पता नहीं था कि सूर्यभान की एक बीवी और भी है। उनका एक बेटा हुआ, पर एक दिन कहीं से लक्ष्मी को अपने पति की दूसरी शादी के बारे में पता चल गया और उसने अपने बेटे के साथ आत्महत्या करने की कोशिश करी। सूर्यभान ने उसे समझाने की कोशिश करी, पर अब सब व्यर्थ था। उसे लगा शायद वो समझ जाएगी, और वो अपने बेटे को लेकर गांव आ गया।
तुम मेरे नहीं लक्ष्मी के बेटे हो। तुम्हारे पिता तुम्हें अपने साथ ले आए। रंजन का एक डरावना विचार सच हो गया था। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। फिर आगे क्या हुआ माँ? उस दिन जब तुम्हें लेकर आए तो यही कहा तुम्हारा अपना कोई नहीं है, इसलिए यहाँ ले आए। लेकिन अगले दिन पुलिस आई तो मुझे खबर हुई कि उनकी एक बीवी और है और उसने आत्महत्या कर ली है। मुझे भी बहुत गुस्सा आया था। ससुर जी ने पैसे फूंक कर पुलिस केस तो रफा दफा करा दिया था, पर इस घटना के बाद तुम्हारे पिता को मानसिक आघात पहुंचा। वो अपने आप को एक कातिल सोचकर घृणा से भर गए थे। रात रात भर बैठकर रोते रहते। जिसका पहले से ये हाल हो उसे मैं और क्या सजा देती। मैं तो खुद अपना पति हार गई थी। फिर आपने मुझे क्यों अपनाया? मैं तो हर वक्त तुम्हें उस धोखे की याद दिलाता था। इसमें तुम्हारा तो कोई कसूर नहीं था। बड़ों की सजा एक मासूम बच्चे को कैसे देती? और फिर भेजती भी कहाँ तुम्हें? शुरू में चिढ़ होती थी तुम्हारी शक्ल से भी, पर धीरे धीरे कब अपनापन हो गया पता ही नहीं चला। पर मैं सच कहती हूँ, मैंने कभी तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया और मैं तुम्हें अपने बेटे की तरह प्यार करती हूँ। तुम्हारे साथ कुछ गलत हो ये मैं नहीं देख पाऊंगी। मैं तुम्हें वापस शहर नहीं जाने दूंगी। रंजन सरला को देखे जा रहा था। कितना बड़ा हृदय है इस औरत का, जो इतने सालों तक संताप अपने मन में छिपाए चुपचाप रही। एक धोखे की निशानी के लिए इतना दुलार कहाँ से बटोरा होगा? ऐसे ही नहीं कहते कि माँ की ममता का कोई छोर नहीं है। रंजन सरला की गोद में सर रखकर लेट गया। उसने मन ही मन फैसला कर लिया कि उसे क्या करना है। अपनी दूसरी माँ की मुक्ति के लिए उसे पिंडदान करके एक बेटे का फर्ज निभाना था। अब उस साये से उसे डर नहीं लग रहा था। जिस माँ ने जन्म भी नहीं दिया उसके मन में इतनी ममता है तो वो तो जन्नी है। वो सच जानकर कैसे अपने बेटे को नुकसान पहुंचाएगी? एक डरावने साये के डर के ऊपर माँ की ममता का विश्वास भारी पड़ गया था और रंजन अगले दिन पिंडदान कराने शहर को निकल पड़ा। हेलो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको पसंद आई हो तो लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।